नमस्कार मित्रों। कल हमने वर्णमाला के सभी टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें स्वर हमने पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए थे। उसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण पढ़े थे हमने, और उसके बाद हमने द्वितीय वर्ण, द्वितीय शब्द, पुनरुक्ति शब्द आदि हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो शब्द विचार है। तो आज जो आप पढ़ेंगे वो है शब्द विचार। उस शब्द विचार के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो क्या है? शब्द पढ़ना है। अब बात करेंगे कि शब्द होता क्या है। शब्द परिभाषा खूब पढ़ी। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। अब बात करेंगे कि शब्द में कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। तो शब्द के चार भेद होते हैं। आप याद रखना, शब्द के चार भेद होते हैं। चारों भेद में यहाँ लिख देता हूं, आप समझ लें। पहला होता है उत्पत्ति, इसी का दूसरा नाम होता है स्रोत, इसी का तीसरा नाम होता है इतिहास के आधार। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। दूसरा हम भेद पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, इसी का दूसरा नाम होता है रचना के आधार पर शब्द। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। चौथा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। द्रव्य नाम शब्द। तो ये चार भेद हम पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द। सबसे पहले हम जो भेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला भेद पढ़ते हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द। तो आपको यहाँ तीन शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं। एक है उत्पत्ति, दूसरा स्रोत, तीसरा है इतिहास। बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। उत्पत्ति का हिंदी अर्थ होता है जन्म। स्रोत का अर्थ होता है कि इन शब्दों के आने के स्रोत क्या रहे होंगे, कौन सा स्रोत, कौन सा शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है। इतिहास, इतिहास का अर्थ होता है इति प्लस हास से बना हुआ शब्द होता है। इति का अर्थ होता है पूर्व का, हास का अर्थ होता है घटित हुआ। पुराने समय में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण कुछ शब्द जो है वो हिंदी में आ गए। तो इसके आधार पर जो शब्द के भेद पढ़ेंगे, इसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पूरा समझेंगे, किसी की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ लें, एक बार देख लें, उसके बाद आपको किसी शब्द की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहला होता है तत्सम, दूसरे होते हैं तद्भव, तीसरे होते हैं देशज, चौथे होते हैं विदेशज। इन्हीं का एक अलग नाम मिलता है आगत। और पांचवा मैं इधर लिख देता हूं, वो होते हैं शंकर शब्द। शंकर शब्द। तो हम 5 भेद पढ़ेंगे। पांचों भेदों की किसी की परिभाषा याद नहीं करनी, केवल देखना, एक बार नहीं समझ में आएगा। शब्द लिखा हुआ तत्सम, इस शब्द को आप तोड़ दें, शब्द बनेगा तत् धन सम। तत् का हिंदी अर्थ होता है उसी या उसके। सम का हिंदी अर्थ होता है समान। हम पढ़ रहे थे क्या? शब्द। तो हम शब्द पे ही बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है उसी के समान शब्द, उसी के समान जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। अब
अब बात आई कि किसके समान, तो आप याद रखना कि सबसे पहले जो भाषा प्रचलन में थी, मैंने आपको पहले दिन वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो प्रचलन में भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को वैदिक और लौकिक दो भागों में बांटा, फिर एक नई भाषा पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश हो गया, फिर सौरसेनी भाषा आ गई और उसके बाद हिंदी का जन्म होता है। तो हिंदी पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो संस्कृत भाषा का है। उसी या उसके जो शब्द यहाँ लिए गए वो लिए गए संस्कृत भाषा के लिए। इसके लिए संस्कृत भाषा के लिए। तो आप सीधा ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में है वो तत्सम कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा ही शब्द तो संस्कृत में लिखा जाए और ऐसा ही का ऐसा हिंदी में लिखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। जैसे मैंने एक शब्द लिखा घोटक, तो घोटक जो शब्द है वो संस्कृत में भी घोटक ही लिखा जाता है और हिंदी में अगर आपने घोटक लिख दिया है तो वो शब्द कौन सा बन जाएगा? तत्सम। जैसे मैंने शब्द लिख दिया घटिका या शब्द मैंने लिख दिया आम, ये जो शब्द है ना वो सब कौन से हैं? तत्सम, क्योंकि ऐसे ही वो संस्कृत में लिखे जाते हैं और ऐसे ही ये शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे परिभाषा डिटेल से लिखाएंगे, आप पहले समझिए। दूसरा तद्भव, व्यंजन संधि के नियम के हिसाब से तत् प्लस भव होगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो तत्ता का ध हो जाता है, इसलिए तद प्लस भव हो जाता है, तो इसको तोड़ेंगे शब्द बनेगा तत् प्लस भव। अब तत् के लिए देखो मैंने उसी या उसके बताया, या तो आप ये लिखें, ये नहीं लिखना चाहते तो सीधा आप लिखते संस्कृत, तो इसका मतलब सीधा सीधा किसके लिए लिएगा था? संस्कृत के लिए। भव के दो अर्थ होते हैं, एक होता है उत्पन्न और दूसरा अर्थ होता है संसार। अब ये कह रहा है कि संसार से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है? संस्कृत से और उत्पन्न से। तो अगर संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हिंदी में है वो क्या कहलाएंगे? तद्भव, यानी संस्कृत के समान हो तो तत्सम, और ये कह रहा है संस्कृत से उत्पन्न होके आए तो तद्भव। उत्पन्न का मतलब है कि संस्कृत के शब्दों से कोई नया शब्द बन करके जब हिंदी में आएगा तो क्या कहलाएगा? तद्भव। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होके आए वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। तो जैसे घोटक की जगह आपने लिख दिया होता घोड़ा, तो कौन सा बन जाएगा? तद्भव। ऐसे ही घटिका की जगह आपने लिख दिया होता घड़ी, तो तद्भव। आम्र की जगह आपने लिख दिया होता आम, तो शब्द क्या बन जाएगा? तद्भव। तो ये कह रहा है कि संस्कृत के समान शब्द हो तो तत्सम, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होके आए या उनसे विकार उत्पन्न होके आए तो तद्भव। अगला पढ़ेंगे हम देशज। देखो देशज क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देशज पढ़ते हैं। देशज, देशज जो शब्द है इसको यहां समझ लेते हैं, इधर लिख देता हूं देशज। तीसरा हम पढ़ रहे थे देश। देखो इसको तोड़ेंगे ना, ये शब्द बनेगा देश प्लस जास, देश धन जास। देश जो शब्द है और जा जो शब्द है, यहाँ दोनों को देखें। जा जो है ना वो प्रत्यय है और इसका हिंदी अर्थ होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। अब ये कह रहा है कि ये जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है देश, अब देश में जन्म लेना, अब देश में जो जन्म लेंगे शब्द वो देशज हो जाएंगे, लेकिन इसको समझना है कि देश में जन्म कैसे लेंगे। हमारा जो देश है ना वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे हम कहते हैं भारत जो बटा हुआ है, राजस्थान है, यूपी है, और आपका हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, बिहार है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। अब वहां के जो लोग हैं ना, जिस शब्द को आप यहाँ किसी एक काम में लेते हो, उसी शब्द को वो दूसरी जगह और किसी नाम से जानते हो। तो जो क्षेत्रों में बटा हुआ देश होता है वो क्षेत्रीय जो लोग होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का जन्म करते हैं। जैसे मैं एक बता दूं, आपके इधर यहाँ उत्तर प्रदेश में बोलते हैं लड़का या लड़की बोल रहे थे, लेकिन आप इधर से ऊपर चले जाओ, आगरा साइड चले जाओ, वो और ज्यादा बढ़ेंगे तो उधर हो जाएगा मोड़ा और मोड़ी। इधर आ जाओ, कहीं लौंडा और लौंडी, कहीं छोरा और छोरी, तो एक ही शब्द को अलग अलग बोल रहे हैं ना, बात एक ही है। तो क्षेत्रों के हिसाब से शब्दों का जन्म हुआ। अब क्षेत्रों के हिसाब से शब्दों का जब जन्म हुआ तो क्षेत्रीय जनता जन्म करेगी। देश किसमें बटा था? क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय जनता। तो क्या क्षेत्रीय जनता जिन शब्दों का जन्म करती है ना वो क्या कहलाते हैं? देशज। तो परिभाषा हो जाएगी ऐसे शब्द जिनका जन्म क्षेत्रीय जनता के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थप्पड़, लपड़, दांसू, भोंदू, करकेटा, बटोरा, और भी शब्द होते हैं जैसे लड़का है, थाली है, कटोरी है, ऐसे बहुत सारे हैं, जूता है, ऐसे जो शब्द आएंगे ना वो देशज होते हैं। सब पढ़ाएंगे आगे। अगला हम चौथा पढ़ लेते हैं विदेश।
विदेशज क्या होते हैं, देखो इसको तोड़ेंगे ना, शब्द बनेगा बी धन देश धन जा। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था व्याकरण की हम जब परिभाषा तोड़ रहे थे तो बी के मैंने 4-5 अर्थ बताए थे, विशेष, बड़ा, अन्य, दूसरा और प्रभाव। तो यहां मैं एक अर्थ ले लेता हूं इसका दूसरा या दूसरे। देश का अर्थ यहां देश से रहेगा, जा का अर्थ रहेगा जन्म लेना। तो ये कह रहा है ऐसे शब्द जिनका जन्म दूसरे देश में हुआ वो क्या कहलाएंगे, विदेशज। लेकिन हिंदी में कैसे आया, तो यहाँ एक और नाम दिया उन्होंने आगत। आगत का अर्थ होता है आना, गत का अर्थ होता है जाना, उसमें आ उपसर्ग लग जाएगा, तो आ का अर्थ होता है से लेकर और तक। तो ये कह रहा है कि जो विदेशों में जिनका जन्म हुआ हो लेकिन वो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा तक आ गए हों, वो शब्द विदेशज कहलाते हैं। और इस विदेशज शब्दों में हम पढ़ेंगे अरबी के, फारसी के, तुर्की के, पुर्तगाली के, फ्रांसीसी, डच, जापानी, ये सभी शब्दों को हम अलग से पढ़ेंगे इसी के अंदर। इसमें जैसे आता है जिला है, तहसील है, कानून है, किताब है, ये जो बम है, तो चाकू, ये सब कैसे शब्द है, विदेशी। आगे हम पढ़ाएंगे कौन कौन से शब्द, याद करा देंगे। अगला होता है संकर शब्द कौन से होते हैं। देखो संकर शब्द, संकर जो है ना वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक संकर इस तरीके से होगा और एक संकर ऐसे लिखा होता है, दोनों का अर्थ समझ लें। इस संकर का अर्थ होता है सम प्लस कर, इसका भी अर्थ होता है सम प्लस कर, लेकिन जहां तालब पेशा के बाद में मां और सम, उसका अर्थ होता है विनाश या नष्ट, कर का अर्थ होता है करने वाला। तो विनाश करने वाला का अर्थ होता है संकर, जो भगवान के लिए आता है वो विनाश कारक देवता है, सिर्फ आप सब जानते हैं। और एक संकर, इस संकर का जो अर्थ होता है ना वो होता है मिश्रण या मिला हुआ। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये जो शब्द होगा वो कैसे शब्दों से मिला होगा, दो भाषाओं के शब्दों से, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। जैसे आपके लिए मैं समझा देता हूं, एक आप समझ लें, एक शब्द जैसे मैंने लिखा लाठी और एक लिख दिया मैंने चार्ज, तो एक शब्द है लाठी और दूसरा है चार्ज। लाठी जो शब्द है वो हिंदी का है, चार्ज शब्द किसका है, अंग्रेजी का है। दोनों को जोड़ेंगे शब्द क्या बन गया, लाठी चार्ज। तो ये शब्द जो है वो हिंदी और अंग्रेजी से मिलके बना है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा, संकर। ऐसे शब्द आता है रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द हिंदी का है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे शब्द बनेगा रेलगाड़ी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक की परिभाषा हम दोबारा से समझाएंगे, फिर आगे बढ़े। तो हमने 5 शब्द पढ़े और पांचों की परिभाषा हमने समझी, आगे मैं डिटेल से पूरा पढ़ाऊंगा। तो तत्सम में मैंने बताया था संस्कृत के समान शब्द आ जाए तो तत्सम, संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होके आ जाए तो तद्भव, और अपने ही जनता के द्वारा यानी क्षेत्रीय जनता के द्वारा बना लिए जाए तो देशज। जो दूसरे देश में जिनका जन्म हुआ हो और विदेशी प्रभाव के कारण हिंदी में आ गया हो तो विदेशज, और दो भाषाओं से मिलकर के बने शब्द संकर। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव की, डिटेल से पढ़ेंगे। एक बात मेरी याद रखें कि मैं यहाँ तत्सम और तद्भव आपके लिए जब पढ़ाऊंगा तो कुछ नियम लिखाऊंगा, और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि नियमों में से आपके 99% जो पेपर होगा उसमें से ही फंस जाएगा अगर आपको नियम याद है। ज्यादा तत्सम तद्भव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप एक बार समझ लें और पढ़ें। तो पहले हम तत्सम की परिभाषा और तद्भव की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे। तो आप तत्सम की परिभाषा मेरे साथ लिख लें। वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव, आगे बहुत सारे शब्द लिखेंगे। दूसरा है तद्भव, तद्भव की परिभाषा लिखें। वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित
होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम के, कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा, ये दोनों परिभाषाएं बता लें। आगे मैं नियम लिखाता हूं, आगे शुरू करते हैं। आप लिखें तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के नियम। तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम, ये आप ध्यान से सुनते चलेंगे। पहली बात, दो तीन नियम मैं आपके लिए साधारण बता रहा हूं, दो तीन मुख्य बात नहीं बताएंगे आगे। एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि जो शब्द आपके घर परिवार में या आपके आस पड़ोस में सबसे ज्यादा बोला जा रहा हो तो समझ लेना वो शब्द तद्भव होगा। ये आपको तब याद रखनी है बात जब आपको कोई नियम याद नहीं है। जो शब्द आपको बोलने में कठिन हो रहा हो या आपको ऐसा लग रहा है कि ये शब्द तो मैंने कभी बोला ही नहीं है, या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द तो बहुत ज्यादा कठिन सा लग रहा है, बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो आप समझ लेना वो तत्सम होगा। और जो शब्द सहज ही बोल दिया जाए, नरम बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो समझ लेना तद्भव। तो दो बातें आप सामान्य बातें तो मेरी आप ये लिखेंगे यहाँ, देखो ऐसा कोई शब्द जो आम बोलचाल में या घर परिवार में सर्वाधिक बोला जाता है, वह है तद्भव होगा। वह शब्द तद्भव होगा। एक बात याद रखें। दूसरी इसी के नीचे लिख लें, ऐसा कोई शब्द जो आम बोलचाल में या घर परिवार में बहुत कम बोला जाता हो, वह तत्सम होगा। कहने का मतलब है जिसको बोलने में आपके मुख को सुख मिले तद्भव, जिसको बोलने में आपके मुख में कठिनाई हो जाए तो समझ लेना तत्सम। ये दो बातें आप याद रखेंगे। एक आप विशेष लगा के लिखें, जहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो वो क्या है वो समझ लें। सभी तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द हों ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात इसी में जोड़ के लिखें, लेकिन सभी तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द होना जरूरी है। ये बात समझे, पहले मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई तत्सम शब्द आ गया और आपसे पूछ रहा है इस तत्सम का तद्भव क्या होगा, तो जबरदस्ती करते हैं बनाने में। लेकिन याद रखें कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी हैं जो अभी तक परिवर्तित नहीं हुए हैं, उनसे तद्भव शब्द बना नहीं है।
लेकिन जितने तद्भव बन चुके हैं ये जरूर रहा होगा कि उनका कोई ना कोई तत्सम रूप था, इसीलिए वो तद्भव बन करके आए। तो ये बात मेरी याद रखेंगे कि तत्सम पूछ रहा है तो कुछ शब्द आप ये भी दिमाग में रखनी है कि तत्सम जो शब्द है वो सभी तद्भव नहीं हो सकते, उनके तद्भव नहीं बन सकते, लेकिन जितने तद्भव हैं उनके सबके तत्सम शब्द जरूर होंगे। आगे हम पढ़ते हैं, अब जो मुख्य मुख्य नियम है हम आगे लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो मुख्य नियम है जो आपको याद रखने हैं। नियम नंबर 1, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में लगा हो तो वे शब्द तत्सम होंगे। ये बात आप याद रखेंगे। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा पंचम वर्ण के रूप में, जो बिंदी आएगी ना अनुस्वार ऊपर लग रहा होगा, वो का से लेकर के मां तक के जितने वर्ण थे उनमें पंचम वर्ण भी थे, और जो पंचम वर्ण थे उनमें से कहीं ना कहीं वो बिंदी के रूप में आया हुआ होगा। अगर ऐसा अगर कोई शब्द आ रहा है तो आप समझ लेना कि कौन सा शब्द होगा, तत्सम। और ज्यादातर अनुस्वार वाले जितने शब्द होते हैं ना वो सभी तत्सम ही होते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक साइड में आप लिखेंगे तत्सम और एक साइड में आप लिखेंगे तद्भव। देखिए तत्सम में जैसे मैंने शब्द लिखा पंच, चंद्र, चंद्रिका, ग्रंथि आदि। अब ये जो शब्द है ना, सबके ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार, और वो भी पंचम वर्ण के रूप में है। ठीक है, अब यहां इसको जब आप बदलेंगे ना तो वो किस में बदलेगा? देखो पंच का मैंने आपको बताया था, अनुस्वार का परिवर्तित रूप ही अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहलाता है। तो ये जितना अनुस्वार दिख रहा है वो सब चंद्र बिंदु में बदल। पंच का हो जाएगा पांच, चंद्र का हो जाएगा चांद, चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। ऐसे भी बहुत सारे शब्द आप पढ़ेंगे। तो आप याद रखें, इधर पंचम वर्ण के रूप में अगर आपको अनुस्वार कहीं भी दिखाई दे रही है, शब्द दूसरा तत्सम है, तद्भव सीधा टेक करना कौन सा है? तत्सम है, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरीके से आपको लगा दिखाई दे रहा है तो आप सीधा टेक करेंगे कौन से है ये सब? तद्भव है। तो ये दूसरा नियम अपने आप बनाना कि जिन शब्दों पर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा होता है वो कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। तो आप दूसरा नीचे नियम यही नोट कर लें। मैं दूसरा नियम इधर लिख देता हूं, इसका इसी में से बना हुआ है। तो नियम नंबर 2 आप लिखेंगे, जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगा होता है वे शब्द तद्भव होते हैं। और एक आध शब्द मैं इधर लिख देता हूं, जैसे तत्सम का तद्भव बना के, तो इधर तत्सम लिख देता हूं मैं और इधर लिख दिया मैंने तद्भव। जैसे मैंने इधर शब्द लिख दिया अच्छी, अच्छी का क्या हो जाता है? आंख। अच्छी का क्या होता है? आंख। एक नृत्य होता है उसका हो जाता है नाच, नृत्य का क्या हो जाएगा? नाच। इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप पढ़ेंगे आप। तो ये जो शब्द होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगा होगा वो कौन से होंगे? तद्भव होते हैं। कौन से होते हैं? तद्भव। मोस्ट बात याद रखना। और जिन पर ये लगा है ना अनुस्वार या पंचम वर्ण, तो सीधा सब ठीक करेंगे कौन सा होगा? तत्सम। मूल बात पकड़नी है, पूरा नहीं पढ़ना। अनुस्वार या पंचम वर्ण है तो तत्सम, तद्भव कब होगा? जिन पर क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु। तो ऐसे याद रखना, चंद्र बिंदु मतलब तद्भव, अनुस्वार पंचम वर्ण मतलब तत्सम। तो ये मैंने 2 नियम आपको कराए कि जिन शब्दों पर अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में या अनुस्वार लगा है तो वो शब्द कौन से होंगे? तत्सम। और जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगा हो वो शब्द कौन से होंगे? तद्भव होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नियम लिखा, नियम नंबर 3, यदि
किसी शब्द का प्रारंभ या वर्ण, अंत्यस्थ व्यंजनों में आता है ना या वर्ण से हुआ है। किसी शब्द का प्रारंभ यदि या शब्द या वर्ण से हुआ है तो वे शब्द तत्सम होंगे। कौन से होंगे? तत्सम। इसी में एक बात और जोड़ के लिखेंगे आप, यदि तत्सम होंगे एवं तत्सम के या वर्ण का तद्भव बनाते समय जा हो जाता है। पूरा नियम समझ लें कि आपको देखें कोई शब्द दे रखा है और किससे शुरू हो रहा हो? या से, और आपसे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द छांटिए, और उसमें अगर मान लीजिए कोई शब्द या से शुरू हो रहा है तो आपको किसी और शब्द को देखना ही नहीं है, सीधा टिक करें या से हो रहा है तो तत्सम है। लेकिन आपसे कहें कि इस तत्सम का तद्भव क्या होगा, तो आप एक काम करें, कुछ भी नहीं आ रहा है नाम, तो या वर्ण की जगह पे आपको जा रख देना है बना के, तो सीधा ऑटोमेटिक तद्भव बनेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक साइड में आप शब्द लिखेंगे तत्सम और एक साइड में आप शब्द लिखेंगे तत्। लिखते चले। शब्द है जैसे यशोदा, यमुना, युक्ति, यौवन, इधर और लिख देता हूं यम, यजमान, बहुत सारे शब्द हैं। देखो यशोदा का आपको क्या करना है, क्या हो जाएगा? जसोदा। यमुना का जमुना, युक्ति का जुक्ति, यौवन का जोवन, यम का जम, यजमान का जजमान। आपने ये शब्द पढ़े हुए हैं, आप अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठा करें। जो बुजुर्ग घर पे होते हैं ना वो शुद्ध तद्भव बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपने कुछ गलत कर दिया होगा, आपके जो दादा हैं, बाबा हैं, बोलते होंगे तू मुझे ना जम का दूध लग रहा है, यम नहीं बोला जाता उनसे। तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये जो या है ना, या किस में बदलना है? जा में बदलना है। और एक बात और याद रखें कि यमुना और जमुना दोनों अलग अलग है। जमुना जो नाम होता है वो ब्रह्मपुत्र का होता है, जो कि बांग्लादेश में जाकर के होता है, और यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपुर उत्तराखंड से होता है, जो कि सीधा यमुना वहां से निकलेगी, उत्तराखंड से दिल्ली होते हुए आएगी, इस तरीके से निकलते हुए इलाहाबाद में जाकर के चंबल बंबल उसमें मिल करके गंगा में मिल जाती है। तो आप याद रखें कि यमुना अलग है, जमुना अलग है, लेकिन इसका परिवर्तित करवाएगा या का क्या करना है आपको? जा। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के जो नियम है उसको अगली वीडियो में लिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।